हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, हम यूपी टेट एग्जाम के लिए ईवीएस सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। ईवीएस में आपका फर्स्ट टॉपिक था फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली आपने अभी तक उस वीडियो को देख लिया होगा और नोट्स बना लिए होंगे। तो आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य व स्वच्छता, उसका मैं पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ भोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वास्थ्य व स्वच्छता को नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे कि भोजन क्या होता है, भोजन के स्रोत क्या होते हैं, भोजन के पोषक तत्व क्या होते हैं, किसी पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अगर पोषक तत्व अधिक हो गए तो क्या हो जाएगा। इसके अलावा आहार क्या होता है, आहार और संतुलित आहार में क्या अंतर होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं इन सब का परिरक्षण कैसे करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे, इसलिए कॉपी पे लेके बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना सकें। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ से जाके इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है भोजन। भोजन, फूड होता क्या है। हम सब खाना खाते हैं, तो भोजन की अगर हमें परिभाषा देनी है तो क्या परिभाषा देंगे। भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो हमारे शरीर की समस्त उपापचय क्रिया है तो ऊर्जा उपलब्ध कराता है। कार्य करनी हो तो हमें क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने की जो क्षमता होती है वही तो ऊर्जा होती है ना। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन के द्वारा। और इसी ऊर्जा से हमारा शरीर करता क्या है, हमारे शरीर में जो भी समस्त उपापचय क्रियाएं होती हैं उन्हीं सारी उपापचय क्रियाओं का संचालन होता है इस ऊर्जा के माध्यम से। अब कौन कौन से हमारे शरीर में उपापचय क्रिया होती है, जैसे श्वसन होती है, परिसंचरण होती है, ये सब क्या, उत्सर्जन होती है। ये सब क्या है, उपापचय क्रिया ही तो है। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा में किससे मिलती है, भोजन से। तो समझ में आया कि भोजन क्या होता है, क्लियर हुआ। तो हम चलिए पढ़ लेते हैं भोजन के स्रोत क्या होते हैं। जैसे हमें कोई भी खाना खाते, कोई भी भोजन मुख्यतः 2 स्रोत से प्राप्त होता है ना, या तो पादप स्रोत होगा या तो जंतु स्रोत होगा। अपने डेली लाइफ का खाना देख लीजिए, आप या तो सब्जियां खा रहे होंगे, दाल खा रहे होंगे, रोटी खा रहे होंगे, तो ये सब क्या है, पादप स्रोत है। आप दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन, ये सब क्या है, जंतु स्रोत है। इसके अलावा अगर आप मांसाहारी हैं तो कुछ मीट है, अंडे हैं, मांस है, ये सब खा रहे होंगे, ये सब किस में आएंगे, जंतु स्रोत में आएगा। नारियल का तेल, सरसों का तेल, ऐसे चीजें प्रयोग कर रहे हैं तो क्या है, पादप स्रोत है। यही 2 स्रोत तो होते हैं ना जो हम भोजन में ग्रहण करते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि भोजन के स्रोत कौन से होते हैं, तो 2 स्रोत होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। क्लियर। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार का जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चों का ईवीएस का पेपर गड़बड़ हुआ था, क्योंकि ईवीएस में कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में पूछा गया था। इसलिए आपको इजी टू मॉडरेट लेवल में तैयार करवा रही हूँ, और आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस का है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। इसलिए आपके एग्जाम में जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक था फैमिली, जिस पर हम डिस्कस कर चुके थे। सेकेंड टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अलावा मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ, इसलिए आपके एनसीईआरटी भोजन टॉपिक में जो प्रमुख शब्द दिए हैं उन्हें भी मैं कवर कर रही हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको पढ़ा हुआ ना लगे। एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन है सारे आपके पढ़े हुए ही लगने चाहिए, इसलिए बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, इस टाइम का यूटिलाइज करिए। तो चलिए कुछ प्रमुख शब्द के बारे में जान लेते हैं। जैसे संगठक, संगठक किसको कहते हैं, जिस चीज़ से कोई भी पदार्थ मिलकर बनता है। जैसे आपका खाना, भोजन बनाते हैं तो भोजन विभिन्न संगठनों से मिलकर बना होता है। जैसे दाल भी होती है, चावल भी होते हैं, सब्जी भी होती है, रोटी भी होती है, तो ये सारी चीज़ें किससे, विभिन्न संगठनों से मिलकर बनी होती हैं। खाद्य, खाद्य का तात्पर्य होता है जो खाने योग्य हो। तो हम वही चीज़ें तो खाते हैं ना खाद्य पदार्थ में जो हमारे खाने योग्य होती हैं। मकरंद, मकरंद क्या होता है, फूलों का रस होता है, जिसके माध्यम से आपके मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। अंकुरित बीज, कुछ बीज होते हैं जो अगर कुछ टाइम तक नमी में रखे रहते हैं तो क्या होता है, उनसे अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, उससे आप क्या बोलते हैं, अंकुरित बीज।
शाकाहारी जो सिर्फ पादप स्रोत खाते हैं। मांसाहारी क्या होते हैं, जो जंतु स्रोत खाते हैं। सर्वाहारी क्या होते हैं, जो पादप व जंतु दोनों स्रोत के खाद्य पदार्थों को खाते हैं। क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक का सारांश देख लीजिएगा कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, भोजन में बहुत ज़्यादा विविधता होती है। जैसे आपको पता है पंजाब में क्या होता है, मछली सरसों के तेल में पका के खाते हैं, जबकि इधर केरल साइड मछली नारियल के तेल में पका के खाते हैं। तो ये सब क्या होती है, अलग अलग स्थान की अलग अलग जलवायु के आधार पर जो चीज़ें पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, जलवायु में जैसे चीज़ें पाई जाती है वही हमारे आहार का हिस्सा बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, दो स्रोत हैं, पादप स्रोत है और जंतु स्रोत है। क्लियर। शाकाहारी किसे कहते हैं, जो केवल पादप स्रोत को खाते हैं। मांसाहारी जो जंतु स्रोत को खाते हैं। और सर्वाहारी कैसे होते हैं, जो जंतु जो और पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थ को खाते हैं, वो कैसे होते हैं, सर्वाहारी। क्लियर हो क्या। अब जैसे मैंने अभी आपको अंकुरित बीज बताया था, तो ये आप उसके इमेज देख सकते हैं। ये क्या है, ये सिर्फ आपका एक प्रकार का बीज है, ठीक है। अब इसको आपने उचित नमी दी, उचित ऐसे वातावरण में रखा, तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, इसका अंकुरण हो जाता है। जैसे आप सब भी घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मूंग होती है, चना, इसको अंकुरण करके स्प्राउट्स बना के खाते हैं ना, तो क्या हम खाते हैं, अंकुरण करके खाते हैं। क्लियर हो क्या। अब चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, भोजन के पोषक तत्व। आपको पता है भोजन क्या होता है, भोजन वह खाद्य पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। तो ऊर्जा किसके माध्यम से प्राप्त होती है, तो हमारे भोजन के कुछ पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो हमारे भोजन के मुख्य रूप से पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट जो होता है, आपका खनिज लवण होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। ये क्या होते हैं, भोजन के कुछ प्रमुख पोषक तत्व हैं। भोजन के वे घटक जो हमारी शारीरिक वृद्धि, जनन, स्वास्थ्य, जीवन के लिए प्रचुरता होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भोजन के पोषक तत्व कहते हैं। क्लियर हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप जब भी पीडीएफ को पढ़ें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुरंत आपके माइंड में रहें और आप बहुत ही आसानी से इसे याद कर सकें। अब हम भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलने से बनता है। सारे पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, उनको याद ही रखिएगा। आपको हमेशा इजी टू मॉडरेट लेवल पढ़ाया जा रहा है, ताकि इजी क्वेश्चन आए तो आप उन्हें तो सॉल्व कर ही सकें। अगर मॉडरेट क्वेश्चन भी आए तो भी आप उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल अगर इजी होता है तो अधिकतर सारे बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन जब पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट कर दिया जाता है, तब जो बच्चा पेपर को आसानी से सॉल्व कर लेता है, उस बच्चे को कहते हैं कि उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। इजी होगा तब तो आप आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन अगर पेपर का लेवल मॉडरेट भी बनाया जाता है तो भी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इसीलिए मैं आपको बेसिक से हाई लेवल हर चीज़ पढ़ा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको सुपर टेट के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगी, इसलिए क्लास को रेगुलर वे पे देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। अब कार्बोहाइड्रेट कितने अनुपात से मिलकर बना होता है, किससे किससे मिलकर बना होता है, कमेंट में बताइए। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2, 1:1 के अनुपात से मिलकर बना होता है। अब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, और कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट किस प्रोसेस के द्वारा उपलब्ध कराता है, ऑक्सीकरण के पश्चात। किसके पश्चात, ऑक्सीकरण। अभी मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा किसके पश्चात उपलब्ध कराता है, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो आप तुरंत आंसर बता देंगे ऑक्सीकरण के द्वारा। और यही चीज़ अगर आपने याद की होती है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ऑक्सीकरण के द्वारा कैसे होती है, जैसे आपको पता है हमारे में शरीर का तो श्वसन होता है, तो जो भी हम ऊर्जा लेते हैं किस फॉर्म में जाती है, फिर ग्लूकोज के फॉर्म में जाती है।
इसी ग्लूकोज का जारण होता है। अब ग्लूकोज का जारण होने के पश्चात क्या होता है, ऊर्जा में प्राप्त होती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। मानव शरीर को ऊर्जा किस फॉर्म में प्राप्त होती है, एटीपी के फॉर्म में। और किसके माध्यम से होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। और किस प्रक्रिया के पश्चात, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के पश्चात। क्लियर हो गया। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी, 4 किलो कैलोरी, या कई बार ऑप्शन में होता है 4.2 किलो कैलोरी। तो जो भी ऑप्शन में उसको टिक करिएगा। कई बार क्या होता है 4.2 ना दे के सिर्फ 4 किलो कैलोरी दे देता है, या कई बार 4.2 देता है। तो जिस अकॉर्डिंग ऑप्शन में पूछा जाए उस अकॉर्डिंग टिक कर दीजिएगा। मनुष्य के भोजन की कुल ऊर्जा में लगभग 60 से 80% जो ऊर्जा होती है हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी, 60 से 80% ऊर्जा में मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे शकरकंद है, आलू है, गन्ना है, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, गेहूँ, तिल, ये सब क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। जैसे आपका चावल होता है, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से स्रोत के नाम देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं होता। जैसे कुछ आपके 3 आपके कार्बोहाइड्रेट के होंगे और 1 आपका प्रोटीन का स्रोत होगा, तो पूछ सकते हैं इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। इसलिए आपको इसका याद होना चाहिए। क्लियर हो क्या। इसके अलावा जैसे आलू होता है, केला, आम, अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का, शहद, शर्करा, इन सब में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जब अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होती है, जैसे हमारे शरीर को 60 से 80% ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, 60 से 80% ऊर्जा मिली कार्बोहाइड्रेट से। अब जैसे आप कार्बोहाइड्रेट, हो सकता है ना कभी कभी हमने कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा का सेवन कर लिया। जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होती है इसका संचय वसा के रूप में हो जाता है, कैसे, फैट्स के रूप में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का संचय हो जाता है हमारे शरीर में। तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है, फैट्स के रूप में, वसा के रूप में। क्लियर हो क्या। अब जैसे स्टार्च परीक्षण आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में स्टार्च उपस्थित है कि नहीं, इसका परीक्षण कैसे करेंगे। कोई भी खाद्य पदार्थ में स्टार्च उपस्थित है कि नहीं, इसके परीक्षण के लिए उस खाद्य पदार्थ में तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालिए। किसकी, तनु आयोडीन की विलयन की। अगर खाद्य पदार्थ नीला या काला रंग का हो जाता है तो इससे प्रदर्शित होता है कि उस खाद्य पदार्थ में स्टार्च है। अगर आपको भी करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिस भी खाद्य पदार्थ में आपको परीक्षण करना है उस खाद्य पदार्थ की मात्रा लीजिए, उसमें 2 या 3 तनु आयोडीन की विलयन की बूंद डाल दीजिए। अगर वो खाद्य पदार्थ नीला या काला रंग का हो जाता है तो इससे पता चलता है कि इस खाद्य पदार्थ में स्टार्च पाया जाता है। क्लियर हो क्या। अब आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए हमारा दूसरा पोषक तत्व प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वर्जीलियस ने। किसने किया था, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्जीलियस ने किया था। और प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है जो लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब जो चीज़ जिससे मिलकर बनी होती है, अगर उसे तोड़ना होगा तो उसी में तो टूटेगी, ठीक है ना। अब जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए, जिस फॉर्म से बनी होगी अगर आप उसको तोड़ेंगे तो उसी फॉर्म में तो टूटेगी। तो अब आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर कि प्रोटीन किस फॉर्म में तोड़ा जाता है। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो किस फॉर्म में टूटती है, तो प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन बनी है आपकी अमीनो एसिड से। जब अमीनो एसिड से मिलकर बनी है तो प्रोटीन टूटेगी भी किसमें, अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन पाचन के पश्चात अमीनो एसिड में टूटती है। क्लियर हो गया। और प्रोटीन लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, तो प्रोटीन लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनी है। और हमारे शरीर में जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं इसमें 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसका हमारा शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है, और बाकी 10 का क्या होता है, भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करता है। क्लियर हो क्या आपको। अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद ही रखना है आपको। हमारे शरीर का लगभग 15% भाग जो होता है प्रोटीन से निर्मित होता है। कितना भाग होता है, लगभग 15% भाग। इसके अलावा प्रोटीन का क्या काम होता है,
प्रोटीन हमारा क्या करता है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं होती हैं, कोशिकाओं के क्षय मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आपको पता होगा, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं। जो एक्सरसाइज बहुत करते हैं, जिम में जाते हैं, तो क्या करते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं। अब प्रोटीन शेक क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। जब अब आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारी प्रोटीन सेल क्या होती है, टूट रही होती हैं, क्या होती है, टूटती हैं। उसके पश्चात जब आप प्रोटीन लेते हैं, तो उन सेलों का क्या होता है, जल्दी से मरम्मत होता है। जिससे जैसे आप सबने वर्ड सुने हो कि उसकी बॉडी बन रही, मसल्स एक शेप में आ रही, तो क्या हो रहा है, कोशिकाओं की मरम्मत हो रही है। उसके लिए आपने क्या किया, उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो आप प्रोटीन शेक के द्वारा या प्रोटीन युक्त चीज़ें खा के देते हैं। इसीलिए बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। साइंस एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी होता है, और आपके आसपास जो चीज़ें होती हैं उसमें अगर आप देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही लर्न हो जाएंगी। जैसे आपको पता है कि ईवीएस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ईवीएस के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो आपके एनसीएफ में ईवीएस को किस माध्यम से पढ़ाने के लिए बोला गया है। जैसे आपके एनसीएफ में बोला गया है ईवीएस को हमें एकीकृत उपागम के माध्यम से पढ़ाना है। इसके अलावा ईवीएस के अंतर्गत आप पढ़ाते किस किस चीज़ को है, तो ईवीएस में आप साइंस भी पढ़ाते हैं, एसएसटी को भी पढ़ाते हैं और पर्यावरण को भी। प्राथमिक कक्षा में ईवीएस में इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर पढ़ाया जाता है। और आपको पता है, आप प्राइमरी लेवल के लिए अगर ईवीएस पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए आपको जैसे संविधान भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप प्राइमरी में बच्चियों को पढ़ाने जाएंगे तो ईवीएस में होता है, उसको परिवेश में जो भी है, तो आप उसके परिवेश में अगर साइंस की चीज़ें, तो बच्चे ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं बेटा ये तो जाकर मैं साइंस टीचर से पूछो। आपको उसको उसी टाइम पे आंसर देना होगा, क्योंकि छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा कैसा होता है, जिज्ञासु होता है, वो जानना चाहता है ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे हो रहा है। इस तरह से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो क्या। अब चलिए, हमारे शरीर में लगभग कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। जो आपके प्रोटीन होती है, प्रोटीन एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। कौन सा बॉन्ड होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। किसके माध्यम से प्रोटीन जुड़ी होती है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा प्रोटीन आपस में जुड़ी होती है। क्लियर। और प्रोटीन हमारी कोशिकाओं की मरम्मत में क्या होती है, सहायक होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, यहाँ पे दोनों पार्ट पे कंफ्यूजन मत रखिएगा। सर्वाधिक ऊर्जा देता है हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, जबकि जारण से उससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन के जारण से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा देता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। अब अच्छा आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति हो, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे नेता क्या कर लेते हैं, कई बार धरने में अनशन में बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो रियल में बैठते हैं, जैसे बहुत सारे तो ऐसे होते हैं दिखावा के लिए बैठ जाते हैं और खाते पीते रहते, ऐसा नहीं। बहुत सारे जैसे होते हैं रियल में अनशन में बैठ के ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, फिर भी हमारे शरीर की जैविक क्रिया तो हो रही होती है ना। अब वो जैविक क्रिया कैसे हो रही हैं, अब बताइए। जब उसने कुछ ना खा रहा है ना पी रहा है, फिर भी हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा स्टोर होती है। ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अब ऐसी कंडीशन होगी कि उसके पास जो भी कार्बोहाइड्रेट के पास ऊर्जा स्टोर थी वो तो खत्म हो गई। तब हमारे शरीर में जो फैट होता है, फैट क्या करने लगता है, ऊर्जा देना प्रारंभ कर देता है। अब सोचिए एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि फैट भी ऊर्जा नहीं दे पा रहा, कि फैट के पास भी जितनी स्टोर ऊर्जा थी वो भी खत्म हो गई। तब ऊर्जा कौन देगा, प्रोटीन देगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्रोटीन से ऊर्जा देनी पड़े, तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होगा। उस टाइम पे वो बहुत ही व्यक्ति क्या होगा, क्रिटिकल कंडीशन में होगा, क्योंकि उस टाइम प्रोटीन से ऊर्जा ले रहा है। क्लियर हो गया। और प्रोटीन क्या होती है, कोशिकाओं की क्षय व मरम्मत के लिए जिम्मेदार होती है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। कई बार क्या होता है, इस तरह से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन के जारन से तो हमें 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही, जबकि मैम ने बताया था कि सर्वाधिक ऊर्जा हमें मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट। जारन की बात नहीं पूछ रहा है। ये दोनों पॉइंट को कन्फ्यूजन ना रखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक। अब हमारे प्रोटीन के कुछ स्रोत होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आपकी दाल होती है, सोयाबीन,
अंडा, मछली, दूध, पनीर, ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन के स्रोत होते हैं। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? जैसे आपका सोयाबीन होता है, सोयाबीन में क्या होता है? सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा आपके कुछ शैवाल भी होते हैं जिनमें प्रोटीन पाई जाती है। अब जैसे आप देख सकते हैं कुछ प्रोटीन कौन कौन से हैं। कुछ पादप स्रोत है प्रोटीन के, कुछ जंतु स्रोत हैं। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? प्रोटीन की कमी से कौशी होकर वो मरस्मस नामक रोग हो जाता है। कौन सा? कौशी होकर वो मरस्मस नामक रोग हो जाता है। और प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है? जैसे आपको पता है कोई भी चीज़ एक सही मात्रा में ही लेनी चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो भी हमें दिक्कत होती है, ज़रूरत से कम हो जाती है तो भी दिक्कत होती है। प्रोटीन की कमी से क्या हो गया? कौशी होकर वो मरस्मस नामक रोग हो गया। अगर प्रोटीन की अधिकता हो जाती है, प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है? आपकी किडनी पर प्रभाव पड़ता है। अब किडनी पर कैसे प्रभाव पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ रटा नहीं रही हूँ, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। इसीलिए आपकी क्लासेस बड़ी क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकें। आपकी जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो एसिड में। क्लियर? क्योंकि मैंने भी आपको बताया था जो प्रोटीन होती है लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अब जब अमीनो एसिड टूटा, प्रोटीन किस में टूट गई? अमीनो एसिड में। तो इसी अमीनो एसिड में क्या होता है? NH3 अमोनिया पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीनो एसिड में आपका अमोनिया पाया जाता है। अब जब भी कोई भी चीज़ टूटती है तो कहाँ पर जाएगी? टूटा शरीर में बना तो अमोनिया का उत्सर्ज, अमोनिया क्या होता है? हमारा उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया है कि नहीं? कमेंट में बताइए। हमारा उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया नहीं है। मानव को उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिया है। फिर ये बना तो अमोनिया, क्योंकि आपने देखा कि अमोनिया में टूट गया। तो फिर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कहाँ पे होता है? आपके किडनी में होता है। किडनी में क्या किया जाता है? अमोनिया को यूरिया में परावर्तित होने के पश्चात इसका उत्सर्जन किया जाता है। तो फिर इसका जब अमोनिया का कुछ ना कुछ प्रभाव तो कर पड़ेगा। इसीलिए अगर जरूरत से ज़्यादा मात्रा में अमोनिया हो जाती है तो हमारे क्या होता है? किडनी पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो क्या? अब चलिए हमारा नेक्स्ट पोषक तत्व जो वसा, फैट्स और लिपिड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने दो पोषक तत्वों के बारे में समझ के, कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके बाद आपने किसके बारे में जाना? प्रोटीन के बारे में। अब चलिए फैट के बारे में देखते हैं। वसा वसी अम्ल व ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा किसका? वसी अम्ल व आपके ग्लिसरॉल के क्या होते हैं? एस्टर होते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं। किसके किसके? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं। और 1 ग्राम वसा के जारण से कितना? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये याद रखिएगा। 1 ग्राम वसा के चारण से कितनी मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन के चारण से कितनी ऊर्जा मिलती है? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के चारण से कितनी ऊर्जा मिलती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और वसा की अधिकता से क्या होता है? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया नामक रोग हो जाता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैट्स की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? उसको हाइपर कोलेस्ट्रीमिया नामक रोग हो जाता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा वसा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो वसा के मुख्य रूप से 2 स्रोत होते हैं, पादप स्रोत होते हैं और जंतु स्रोत। पादप स्रोत में क्या होगा? जैसे आपका मांस है, मछली है, घी, दूध, क्रीम, मक्खन, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? वसा के जंतु स्रोत। पादप स्रोत में क्या हो जाए? जैसे मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, ये सब भी क्या है? वसा के स्रोत हैं। लेकिन कैसे स्रोत है? पादप स्रोत। तो आज हमने आप 3 पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले आपने जाना भोजन क्या होता है, भोजन के स्रोत क्या होते हैं, फिर भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की भूमिका क्या होती है, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन की क्या भूमिका होती है, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की अधिकता से कौन से रोग होते हैं, वसा क्या होता है, वसा किसके एस्टर होते हैं, वसा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आपने अभी तक जो पढ़ा वो आपको तैयार हो गया है। अगर अभी तक आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो एक बार दोबारा वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और सबको तैयार कर लीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि आहार क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, उन सब के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके जो भोजन के पोषक तत्व बचे उन सब का डिस्कस करेंगे। ओके, इसके नोट्स बना लीजिएगा, रेगुलर वे पे रिवीजन कीजिए। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दीजिए।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।